नमस्ते दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसके पहले हम पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन के अंदर हमने पहले पॉइंट के बारे में बात किया था। अभी दूसरा पॉइंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विसाइट टू लर्निंग, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आज के वर्तमान में सीखने के लिए एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसको हम लर्निंग क्राइसिस या फिर एक गंभीर समस्या बता रहे हैं, जहां पे 5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी हासिल नहीं किया है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिससे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। तो जो पहले पॉइंट में बताया गया है कि 5 करोड़ से ज्यादा भी जो बच्चे हैं उनको संख्या ज्ञान भी आता नहीं है और बुनियादी साक्षरता भी नहीं है, उसके हिसाब से ये नेशनल लेवल पे एक कार्यक्रम रहेगा और शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये गवर्नमेंट का, सरकार का एक टारगेट है कि 2025 तक ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी जो हम बोलते हैं, यानी कि सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको प्राप्त करना ये ध्येय रखा गया है। और उसी हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, MHRD मिनिस्ट्री या कुछ अलग सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने यहाँ पे भाग लेके इस पे अलग अलग स्कूल लेवल पे, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे या प्री प्राइमरी लेवल पे आपको कंटिन्यूअस ट्रैकिंग रखना है, उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करनी पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूअस ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग जब रहेगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तभी हमको पता चलेगा कि जो बेसिक, जिसको हम यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है, ये प्राप्त हुआ है या नहीं, या फिर कहां तक प्राप्त हुआ है और उसमें क्या क्या चेंजेस करना होंगे। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात किया है, सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों के जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीकों से भराया जाएगा। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन या संख्या ज्ञान के बारे में ज्ञान लेना होगा, उसके लिए हमको शिक्षक लगेंगे। तो ये शिक्षकों की भर्ती करना होगी। अगर ये शिक्षक जो प्री प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन लेवल पे उतनी संख्या में नहीं होंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन दी है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल टीचर रेशो यानी कि PTR। तो PTR के बारे में उन्होंने बताया, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों को अनुपात PTR 30 यानी 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में ये अनुपात PTR 25:1 25 को 1। इसका मतलब क्या है कि 30 अगर विद्यार्थी रहेंगे
तो 30 विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक शिक्षक लगेगा। और जहाँ पे ये सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज वाले स्टूडेंट्स है, वहां पे ये जो पीटीआर यानी कि 25 स्टूडेंट्स के या विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक लगेगा। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको मिनिमम टीचर की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगी और उस हिसाब से आपको ये शिक्षकों की भर्ती करना होगी। इस पॉइंट में पाठ्य चर्चा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्य चर्चा के दौरान एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ ये सीखना ट्रैक किया जाएगा, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना, गिनना, अंकगणित, गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक, शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्य चर्चा को नए सिरे से डिजाइन किया होगा। तो जहां पे हमको संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता के लिए एक करिकुलम, उसको पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये कितना हासिल हो रहा है। उसी हिसाब से अगर पाठ्यक्रम में अगर कुछ बदलाव करने हैं तो ये बदलाव ईसीसीई के गाइडलाइन के हिसाब से करने होंगे। अगले पॉइंट में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉडल, इसको हम बोलते हैं 3 months प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल। तो पहली कक्षा में जाने के पहले 3 महीने का ये प्रोग्राम होगा जो पहली कक्षा में जाने के लिए तैयारी होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्कूल प्रिपरेशन मॉडल। तो स्कूल यानी कि पहली कक्षा, तो ये 3 महीने का प्रोग्राम है पहली कक्षा में जाने के लिए, जिसमें अलग अलग गतिविधियां रहेगी, वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होगी। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने के सहपाठियों की और अभिभावकों की भी योगदान लिया जाएगा। तो जो ऑलरेडी पहली कक्षा में है या जा रहे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी मदद ली जाएगी और जो अलग अलग एलुमनीज जिसको हम बोलते हैं, जो पहली कक्षा से दूसरी गए होंगे या फिर पास हो गए होंगे, तो उनका भी जो अनुभव है यहाँ पे उपयोग में लाया जाएगा। तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के गाइडलाइन के तहत ये 3 months का 3 महीने का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार होगा और हर एक बच्चा जो पहली कक्षा में जाने वाला होगा उसके पहले ये मॉड्यूल थ्रू जाएगा। अगले पॉइंट में उन्होंने फोकस किया है दीक्षा पे। दीक्षा का मीनिंग है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पे अभी जो हमको हासिल करना है, जो उद्देश्य रखा है शिक्षा नीति का, उसको हासिल करने के लिए हमको बहुत सारे पुस्तक, वो चाहे हार्ड बुक रहेंगे, ई बुक्स रहेंगे, डिजिटल बुक्स रहेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज लगेगी। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल होंगे। तो जिन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आता होगा तो उनको हिंदी में या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज रहेगी उसमें अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं या अनुवाद कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और ये काम, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दीक्षा की होगी। अगले पॉइंट में ध्यान दिया गया है जिसको हम बोलते हैं 1-to-1 पीयर ट्यूटरिंग।
दुनिया भर के अध्ययन से पता चला है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, यह एक प्रभावी होता है। जैसे हम नॉर्मल स्कूल एजुकेशन में अगर आपने देखा होगा, तो बच्चे जल्दी टीचर को, शिक्षक को कुछ पूछते नहीं है। उनको अगर प्रॉब्लम भी रहेगा, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होगा, तो वो जल्दी पूछते नहीं है। लेकिन वो शायद अपने फ्रेंड्स में किसी को पूछ सकते हैं। तो अगर वो बच्चे ने दूसरे बच्चों की अगर हेल्प किया है और उसको अगर समझ में आता है, तो उसको कहते हैं वन टू वन पीयर ट्यूटरिंग। तो ये अच्छी बात है कि उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है और वो दोस्तों से सॉल्व हो जाता है, या फिर जो भी अनुभव वाला विद्यार्थी रहेगा वो भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो अगर ऐसे ट्यूटोरियल के लिए बाहर से भी कुछ आपको मदद लेना पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। पीयर ट्यूटोरियल को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की यहाँ पे मदद ले सकते हैं हम। जैसे इसमें अभी वॉलंटियर्स का मतलब ही यहाँ पे कि आप खुद होके स्वैच्छिक रूप से ये मदद करना चाहते हैं और आप वेल ट्रेन या एजुकेटेड है, और उसके बाद में ही आप ये ट्यूटोरिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट में दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अपने राज्य में यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है या फिर स्कूल एजुकेशन वाले कम स्टूडेंट्स है, और अगर उसका एनालिसिस अगर रहता है कि यहाँ पे शायद बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगर शिक्षकों को बताते नहीं है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है या उनको पूछते नहीं है, तो यहाँ पे पीयर ट्यूटोरियल की वन टू वन पीयर ट्यूटोरिंग रहेंगी या फिर वॉलंटियर एक्टिविटीज के जो ट्रेनर ट्यूटोरियल्स रहेंगे, उससे भी मदद लेके आप राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम रख के ये वन टू वन पीयर ट्यूटोरिंग सक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब किस लिए है? टू प्रमोट द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी। तो हमारा जो उद्देश्य है, तो ये बेसिक आपको संख्या ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए ये सब चल रहा है। अगले पॉइंट में उन्होंने बात किया है सभी भारतीय और स्थानिक भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि अभी तक जो भी एनालिसिस हुआ है उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बुक्स की वजह से वो पढ़ते ही नहीं है और वो एंजॉय नहीं करते। अगर आपने उनको कंपलसरी किया, मैंडेटरी किया, तो वो पढ़ते हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशनल बुक्स रहेंगे या फिर जो हम बोलते हैं कि वो एक्चुअली एंजॉय कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? अगर ये लोकल लैंग्वेज में या फिर इंडियन लैंग्वेज में रहेगा, तो ये शायद परसेंटेज जो रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बुक्स पढ़ना लगेंगे, वो नंबर ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए ट्रांसलेशन, जिसको हम अनुवाद बोलते हैं, तो इंग्लिश के बुक्स कुछ हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेज में जितना पॉसिबल है उतना ट्रांसलेट करना, या फिर डिजिटल बुक्स भी अवेलेबल करके देना, डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल करना, स्कूल लाइब्रेरीज अवेलेबल करके देना। स्पेशली जो विलेजेस है वहां पे ये सब बुक्स अवेलेबल या लाइब्रेरीज अवेलेबल करके देना, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है उनको अवेलेबल करके देना। और इसके अलावा एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार हो जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। यहाँ पे एक नेशनल बुक प्रमोशन रहेगा। वो पॉलिसी में हमको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग तालुका प्लेसेस में या विलेजेस में कौन कौन सी बुक्स के लिए डिमांड है, उस हिसाब से
वो ट्रांसलेशन या फिर वो डिजिटल बुक्स या डिस्टेंस लर्निंग थ्रू वो बुक्स अवेलेबल किए जाएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। अगले पॉइंट में दिया है कि मेन यहाँ पे फोकस किया है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे। तो ये शिक्षा नीति की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन और हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा और यहाँ पे नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी बच्चों की और उनको स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जाएंगे। उससे पता चलेगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेंगी कि इस महीने में, अगले महीने में या 3 माह में, 6 महीने में, 1 साल में इसका स्वास्थ्य कैसा है। कई सारे अध्ययन से यह पता चला है कि सुबह की पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों के में सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन प्रभावी हो सकता है और इसीलिए यहाँ पे जो पौष्टिक नाश्ता है उस पे न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको हम, तो ये स्कूल में कंपलसरी देने वाले हैं और उसके साथ भी हॉट मील्स रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे गर्म भोजन अगर पॉसिबल नहीं है वहां पे कम से कम आपको सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प देना होगा, जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना और या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल कराया जा सकता है। और इसके साथ जैसे अभी ये हमने बात किया है ब्रेकफास्ट की, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और हॉट मिल्स, अगर हॉट मिल्स पॉसिबल नहीं है तो उसको ये ऑप्शन दिया है। और इसके साथ 100% इम्यूनाइजेशन, तो 100% 100% टीकाकरण ये स्कूल का लक्ष्य रहेगा और इसी के साथ उनको हेल्थ कार्ड भी दिए जाएगी, कौन कौन से टीके ये उम्र में दिया है, कौन कौन से टीके बाकी है और कौन से देना है और कब देने वाले, ये सब हेल्थ कार्ड पे यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और इसी हिसाब से हम सभी बच्चों का न्यूट्रिशन और हेल्थ पे ध्यान दे सकेंगे। अब ये सब पॉइंट्स थे दूसरे पॉइंट के अंदर। अभी तीसरा पॉइंट है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। तो इसमें ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, इसके बारे में दिया। ड्रॉप आउट का मतलब है कि जो बच्चा अभी स्कूल में सीखते सीखते फेल अगर हुआ है, उसके बाद में उसने एजुकेशन अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो ड्रॉप आउट। तो ये ड्रॉप आउट रेट या फिर जो फेल होने के बाद जो बच्चे ज्वाइन नहीं होते उनका रेट या नंबर परसेंटेज कम करना है और उनको ज्यादा से ज्यादा ये स्कूल एजुकेशन में लाना है। तो ये तीसरा पॉइंट है। ये कहां से आया पॉइंट, तो इसका बैकग्राउंड है कि सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट से पता चला है कि प्राइमरी एजुकेशन जो मैक्सिमम 100% है हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद के आंकड़े थोड़े गंभीर है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER। तो 6 से 8 ग्रेड 6 to 8 में वो 90.9% है, ग्रेड 9 to 10 में 79.3 है और 11 to 12 56.5% है। इसका मतलब क्या है, अगर पहली कक्षा में अगर 100 स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो 100 में से 100 स्टूडेंट 5वीं कक्षा तक आते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा तक वो सिर्फ 90 स्टूडेंट्स आते हैं और 10वीं कक्षा तक ये 80 स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं और 12वीं कक्षा तक सिर्फ 56 स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी गंभीर समस्या है कि 100 में से सिर्फ 56 स्टूडेंट 12वीं कक्षा तक आते हैं और ये ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो, उसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एक महत्वपूर्ण
लक्ष्य है कि ये जो परसेंटेज है ये स्टेप बाय स्टेप हमको ये 100% तक करना है। ठीक है, तो फिलहाल का शॉर्ट टर्म प्लान जिसको हम बोलते हैं वो लक्ष्य क्या है? तो ये एनएसएसओ ने 2017-18 में एक सर्वे किया था और वो सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.25 करोड़ है। तो उन्होंने ये सर्वे में बताया था 2017-18 में एनएसएसओ ने कि 3.25 करोड़ बच्चे ये उम्र की, उसके आगे उन्होंने सीखा नहीं है। और 2030 तक ये हमको लक्ष्य पाना है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पे 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य के हिसाब से यानी कि आपको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो करना है प्री स्कूल टू सेकेंडरी तक। तो ये प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल का जो गोल है 100% जीईआर का वो 2030 तक है। और उसी हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उसी हिसाब से लाइब्रेरीज, उसी हिसाब से टीचर्स, उसका पीटीआर रेशो, ये सभी बातों पे ध्यान देना होगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कुल मिलाकर 2 पहल करनी होगी। अगर ये आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अगर प्री स्कूल से मीडियम तक अगर 100% लाना है या फिर लॉन्ग टर्म में अगर आपको 100% 12th तक करना है तो उसमें 2 पहल की जाएगी, जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी यानी कि आपको जो एजुकेशन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है वो ड्रॉप होने के बाद वापस एजुकेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो ये एक पहला मुद्दा है और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। तो एक तो पहली बात है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है वो वापस एजुकेशन में आना चाहिए और दूसरी बात है कि वो ड्रॉप आउट होना ही नहीं चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे बताए गए हैं। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि अभी की वर्तमान स्थिति में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल पे जो पेरेंट्स है वो विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे विश्वसनीयता की भी बात की गई है। तो ये विश्वसनीयता अगर सरकारी स्कूलों की वापस लानी है तो उसी हिसाब से अलग अलग पहल करनी होगी और उसी में विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसको हम अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स बोलते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी के हेल्प से और कुछ अलग माध्यम से ये हमको सेंटर्स स्थापित करना पड़ेंगे और उसी के बाद ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो हमारा बढ़ सकता है। अगले पॉइंट में उन्होंने बताया है दूसरा यह कि स्कूल में सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित हो जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसीलिए हमको ट्रैक करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों के जैसे आज की डेट में भी हम प्रेजेंटली लेते हैं, वो बच्चा कब आता है कब नहीं आता है, जब नहीं आता है तो किस कारण से नहीं आता है, वो अगर जेन्युइन रीजन से, मेडिकल रीजन से, घर के कुछ प्रोग्राम की वजह से नहीं आता है, अगर आपको मालूम है वो ठीक है। लेकिन अगर वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अगर वो उसको समझ में नहीं आता या फिर उसकी दिलचस्पी नहीं है या उसकी रुचि कम हो रही है तो ये आपको ट्रैक करना होगा और उसी हिसाब से आपको उसको वापस स्कूल में लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और ये काम करने के लिए ये प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की आपको भर्ती करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स रहेंगे तो ऑलरेडी जो टीचर्स रहेंगे उनको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसी हिसाब से आपको कैसे काम करना है। तो ये अगर काम करेंगे तभी ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स का है वो यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज,
तो ये स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको सशक्तिकरण करने के लिए आपको पहल करनी होगी। तो ये राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर रहेंगे उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगले पॉइंट में उन्होंने बताया कि एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो इन क्षेत्रों में तैनात किए जाए जहां ड्रॉप आउट दर विशेष रूप से अधिक है। तो हमने वो ड्रॉप आउट रेट देखा था कि 12th तक 56% है। तो इसका मतलब है कि ड्रॉप आउट जहां पे रेट ज्यादा होगा, अगर उसका कारण भाषा होगी, जो इंग्लिश की वजह से स्टूडेंट्स डरते हैं, तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में अगर पढ़ाना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, या फिर उसी हिसाब से जो ट्रेन शिक्षक है, ट्रेन टीचर है, उनको यहाँ पे आपको लेके आना होगा, और वही शिक्षक आपका जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कम कर सकते हैं। अगले पॉइंट में उन्होंने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूलिंग द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे अभी तक इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते होंगे, जिसको हम बोलते हैं ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स। तो ये ऑलरेडी है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, या फिर YCMOU के हिसाब से है। ऐसे अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, सेंटर्स है जो ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस लेते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्य है, तो यहाँ पे NIOS ने स्टार्ट किया था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे स्कूल में आना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे डिफिकल्ट जाता है स्कूल में आना और सीखना, उन बच्चों के लिए NOS ये बताता है कि आप स्टेट लेवल पे भी SOIS की स्थापना कर सकते हैं, और वो बच्चों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस लर्निंग थ्रू या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू, और स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, तो लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में आप अगर ये डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं तो आप करें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को पॉसिबल नहीं है, जो स्टूडेंट्स को भाषाओं का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, और डिस्टेंस लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके ये अगर SIOS स्थापित हो जाते हैं, तो ये गारंटेड क्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ेगा। अगले पॉइंट में उन्होंने बताया कि स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का किया जाएगा। जैसे अभी आज के डेट में अगर हम देखेंगे, तो अगर आपको स्कूल स्टार्ट करना है, या फिर स्कूल में इनटेक बढ़ानी है, या फिर उसमें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो स्ट्रिक्ट है। लेकिन जैसे अभी NEP 2020 का जो लक्ष्य है, जो आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, जो अलग अलग 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में है, यानी कि 12वीं तक उसको स्कूल किया गया है, और लोकल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज को भी बढ़ाया दिया गया है। वहां पे उन्होंने बताया है कि स्कूल के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। तो जो भी आपके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, उसके रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाएंगे। तो ये मोटिवेशन देने के लिए ये बात कही गई है। इसका फोकस इनपुट पे कम और आउटपुट पे ज्यादा रहेगा। तो ये अभी जो नई यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगी, वहां पे इनपुट की जगह आउटपुट बेस पे ये एजुकेशन रहेगा। तो उसको चैप्टर 8 में डिटेल में बताया गया है कि आउटपुट बेस पे ये एजुकेशन क्या है, और उसके लिए स्कूल के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और अगले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि स्कूलों में एक एक बच्चों के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मद उपलब्ध करना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना,
प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना, ये सब बातें पॉसिबल है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयं सेवकों, सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये जो उद्देश्य है एनईपी 2020 का, उस हिसाब से 1-to-1 जो हमने ट्यूटोरिंग की बात की है, एजुकेशन की बात की है, ग्रॉस एनरोलमेंट की बात किया है, ड्रॉप आउट का परसेंटेज कम करने की बात किया है, ये सभी बातों के लिए आपको सिर्फ टीचर पे रिलाय होना पॉसिबल नहीं है। तो टीचर के अलावा जो एलुमनीज रहेंगे, जो पास आउट बच्चे रहते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, या फिर जो साइंटिस्ट है, या फिर सोसाइटी में ऐसे अलग अलग मेंबर्स है जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और इस डाटाबेस पे उनको ये परमिशन भी दे सकते हैं कि आप ये बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो ये अलग अलग 7 पॉइंट्स तीसरे पॉइंट में बताए गए हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनईपी 2020 पार्ट 1 पॉइंट 4 के बारे में, जो पॉइंट है करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग, restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 डिजाइन। इसका मतलब है स्कूल में जो पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। और ये जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 के नए डिजाइन के स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठित कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।